वेलकम मेरे छात्रों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोसिला पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों का अध्ययन, पठन और पाठन दोनों ही सही चल रहा होगा। जिस तरह से आरओ की परीक्षा में आप लोग प्रसन्न होकर के उसका प्रदर्शन आप किए थे, आशा करता हूं कि आगामी किसी भी परीक्षा में आप हिंदी को लेकर के ऐसे ही प्रसन्न चित्त अपनी सफलता की व्याख्या करेंगे। हम लोग बच्चों समास के क्रम में चल रहे हैं, जिसमें आज हम आपको तत्पुरुष समास के चर्चा करेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तत् का मतलब हुआ उसके, पुरुष मतलब पुरुष यानी प्रधान। ये पुरुष क्या होता है? भाषा में पुरुष क्या है? एक बार मैं ऐसे ही एक सवाल किया, यही सवाल किया एक संस्था में, और वो जयपुर की संस्था थी। हमने ऐसे सवाल किया कि मेरे मित्रों, भाषा में पुरुष क्या है? तो कुछ बच्चे थे जो खड़ा होकर के बोले, सर जो मर्द होता है वह पुरुष होता है। क्योंकि बहुत सही कह रहे हो, क्योंकि ये शाब्दिक अर्थ यही है। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चों, पुरुष का तात्पर्य व्यक्ति से नहीं है। यहाँ पुरुष क्या है ये जानो, क्योंकि भाषा तीन ही तरह से प्रकट होती है। ये तीनों सोपान अगर प्रत्यक्ष हैं तो पहला वक्ता, श्रोता, विषय। याद रखिएगा, वक्ता, श्रोता, विषय। वक्ता ही उत्तम पुरुष है, श्रोता मध्यम पुरुष है, और विषय अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। कोई भी भाषा या कोई भी वाक्य तभी पैदा हो सकता है, प्रत्यक्ष हो सकता है, उद्भूत हो सकता है, जब वक्ता हो, उसको सुनने वाला हो, वक्ता और श्रोता के बीच में कोई न कोई विषय हो, तभी भाषा अपने अस्तित्व में आती है। और इस अस्तित्व में आने वाले इन्हीं तीन कारकों को पुरुष कहा जाता है। जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है, जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है, जो विषय होता है वो अन्य पुरुष होता है। जैसे उत्तम पुरुष में आएगा मैं, इसका बहुवचन होगा हम। मध्यम पुरुष में आएगा तू या तुम, यहां हो जाएगा तुम लोग। यहां हो जाएगा वह या वे। ये आपका सर्वनाम चलता है। तो जब वक्ता, श्रोता और विषय होते हैं तो उनमें अपना ये पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और जहां पुरुष होगा, ये स्थितियां बनेगी, वहां पर कारक अवश्य आएगा। क्या आएगा? कारक। एक कारक ही इस पुरुष को डिफाइन करता है कि कौन
वक्ता है और कौन श्रोता है। तो तत्पुरुष का तात्पर्य यहां हुआ कि पदों में लगने वाले जो कारकीय चिन्ह, विभक्तीय चिन्ह या पदीय चिन्ह हैं, हम उनको क्या कहते हैं? पुरुष। इसका प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान होता है कारक। तत्पुरुष समास का आधार क्या है? तो तत्पुरुष समास का आधार है कारक। इसको याद रखना मेरे बच्चों, कारक। एक कारक प्रधान होते हैं। क्लियर? इसका जो सूत्र है वो क्या है, उसे आप देख लीजिए। एक आता है परसर्गे तत्पुरुषः। यहां परसर्गों की प्रधानता हो जाए। हालांकि परसर्ग की प्रधानता केवल एक जगह होगा, लुप्त कारक में ही। बाकी में इसमें तो कारक ही लुप्त नहीं होगा, यहां आकर के कुछ और का विधान होगा, यहां आकर कुछ और का विधान, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और होगा। लेकिन जो मुख्य है वो आपका लुप्त कारक की स्थिति आएगी। क्यों? क्योंकि कर्मधारय और द्विगु में भी कारक की ही प्रधानता होती है। ठीक मित्रों, तो ये परसर्गे तत्पुरुष। अब इसका कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसका पूर्व पद, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, ये उत्तर पद प्रधान होते हैं। अच्छा ये बताओ कैसे हमको पता चलेगा कि ये उत्तर पद प्रधान है? अब उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोला जलधारा, जलधारा। अब ये बताइए कि ये जो है धारा, ये प्रधान है कि जल ये प्रधान है? हम जल धारा की जगह हम विद्युत धारा कर दें, है ना, तो भी अर्थ वही आएगा। लेकिन अभी धारा प्रधान है। धारा प्रधान किस कैसे है? अब इसका मैंने अगर विग्रह करूं कि जल की बहती धारा, तो अब ये देखिए बहती एक क्रिया है। एक क्रिया स्त्रीलिंग है। एक क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। जल क्या है? नपुंसक है, हिंदी में पुल्लिंग में आएगा। तो क्रिया जो है बहती हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। क्यों? क्योंकि धारा स्त्रीलिंग है। तो अब इस वाक्य में क्रिया किसका सपोर्ट कर रही है? जल का या धारा का? धारा का कर रही है। अतः इस पद में जलधारा में धारा जो है ये प्रधान हो गई, क्योंकि इसकी जो क्रिया है वो जल के साथ नहीं, धारा के साथ, धारा के सपोर्ट कर रही। भाई इसका विच्छेद करेंगे जल धारा का तो जल की बहती हुई धारा। तो अब ये बहती हुई ये किसके लिए है? जल के लिए तो है नहीं, धारा के लिए है। इसीलिए धारा जो है स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, तो प्रधानता धारा की हो गई। तो इस समास में, तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें कारकीय चिन्हों का महत्व रहेगा। अब आते हैं मेरे बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दो तरह के होते हैं, व्याधिकरण और समान अधिकरण।
व्यधिकरण और समान अधिकरण में अगर आप देखेंगे तो समान अधिकरण में दोनों पदों के बीच, यहां हम लिख देते हैं, दोनों पदों में एक ही कारक होता है। ठीक है, समान अधिकरण का मतलब हुआ कि दोनों पदों में एक ही कारक होता है। ओके, एक ही कारक का मतलब जैसे हमने कहा स्वर्ण आभूषण, अब देखिए सोने का बना आभूषण, दोनों पद में एक ही परसर्ग आया। तो समान अधिकरण जब आएगा तो इस दोनों पदों में एक ही कारक लगेंगे। लेकिन व्याधिकरण में क्या होगा कि पदों में अलग अलग कारक रहेंगे। दोनों में यह अंतर आएगा, समान अधिकरण में दोनों पदों में एक ही कारक होगा और व्याधिकरण में क्या होगा, दोनों पदों में अलग अलग कारक होगा। तो जो दोनों पदों में एक ही कारक है उस समान अधिकरण तत्पुरुष के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपसे बताया भी था कि ये तत्पुरुष का ही एक भेद है, लेकिन तत्पुरुष से अलग, क्योंकि दो भेद हो गए, एक हमने व्याधिकरण कर दिया, एक समानाधिकरण कर दिया। समानाधिकरण में ये दोनों अलग अपने अस्तित्व में भी आते हैं और अधिकतर हिंदी में ये अलग ही पूछे जाते हैं, इनके क्वेश्चंस भी अलग ही आते हैं, इसलिए उन दोनों को मैं आपको अलग पढ़ा दिया हूं। लेकिन यहां पर सिर्फ जिक्र कर दे रहा हूं क्योंकि जब तत्पुरुष समास पढ़ा रहा हूं तो पूरे को ही आपके सम्मुख रखना उचित होगा। ऐसे स्थिति में बच्चों अब आते हैं कहां पर, व्यधिकरण में। व्यधिकरण में जब हम आते हैं जिसमें पदों में अलग अलग विभक्तियां लगती हैं, सबकी विभक्ति अलग होगी, उत्तर पद की भी अलग होगी और पूर्व पद की भी अलग होगी। इस समास पर जब हम आते हैं तो उसको व्यधिकरण तत्पुरुष कहेंगे और इनकी संख्या आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 होती है। ये थोड़ा सा हम डिटेल कर दिए हैं, आप घबराइएगा नहीं क्योंकि ये दो हम आपको पढ़ा चुके हैं। इनके एक एक लक्षण अभी हम आपको बता देंगे, फिर इसके बाद इनको हम डिटेल शुरू करेंगे। सबसे पहले आते हैं व्यधिकरण, यानी वे तत्पुरुष समास के पद जिनके दोनों ही पदों में अलग अलग के कारक विद्यमान होते हैं। ठीक है, जब उनको तोड़ते हैं। अब आते हैं इसमें जो सबसे पहला है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। ऐसा तत्पुरुष जो पदों के मध्य के कारकों का लोप करके बनाया जाता है। वे तत्पुरुष समास के पद जिनमें लगे विभक्तीय या कारकीय चिन्हों का लोप करने के बाद जिस समास का निर्धारण होता है वो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष कहलाते हैं। वो लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष कहलाते हैं। अब मेरे बच्चों, इनको पढ़ने के लिए वस्तुतः कारकीय ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमको कारक का ज्ञान नहीं होगा हम लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष के बारे में जान नहीं पाएंगे। ठीक है,
अब हम यहाँ पर कुछ इसके लिए कुछ कारकीय कारक का चर्चा कर लेते हैं। देखो मित्र, ये कारक है हमारे, कारक, ये है उसका चिन्ह। कारक के चिन्ह को ही परसर्ग कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कारकीय चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। अब एक कारक होता क्या है? कारक क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का, ध्यान से सुन लीजिए, कारक क्या है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का, वाक्य के पदों से संबंध प्रकट करने वाला कारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर एक लिख रहे हैं, देखिए, राम रावण लंका युद्ध बाण मारा। अब देखो मेरे बच्चों, शब्द से वाक्य नहीं बनता, पदों से वाक्य बनता है। ये मारा क्रिया है। अब हम सवाल करें किसने मारा, तो यहां कोई क्लियर नहीं हो रहा है। राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को मारा, नहीं क्लियर है। यानी क्रिया का संबंध अभी वाक्य के अन्य पदों से स्थापित नहीं है, क्योंकि कारक नहीं है। यहां कारक न होने से केवल शब्द संग्रह है, ये पद नहीं है। वाक्य का निर्धारण, वाक्य का निर्माण शब्द से नहीं, पद से होता है। यानी उसी शब्दों में जब लिंग वचन कारक लग जाते हैं तो वही शब्द पद कहलाते हैं। फिर पदों का जो संग्रह होता है वो कारक कहलाएगा। यहां पर देखिए, आपके सामने मारा एक क्रिया है, ठीक है। और यहां कारक देखा जाए तो जैसे कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म, इसका चिन्ह क्या है? को। करण, इसका चिन्ह क्या है? से या द्वारा। संप्रदान, इनका चिन्ह क्या है? के लिए। अपादान, से। संबंध, का, के, की। अधिकरण, में, पर। ये चिन्ह है, ये कारक है। अब इस क्रिया का कर्ता कौन है? इस क्रिया का कर्ता कौन है? यहां पर ढूंढिए, देखिए कहीं कर्ता है? नहीं है। तो जब हम बोलेंगे ने, तो ये कर्ता हो गया। किसने मारा? राम ने। अब ने क्या है? कर्ता का चिन्ह है, कारक लग गया यहां। अब राम शब्द नहीं, अब राम पद बन गया। कौन सा पद? कर्ता पद। किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? तो अब क्रिया के व्यापार का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। क्रिया के व्यापार का प्रभाव
यानी वर्ब का इफेक्ट जिस पर आएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म होगा। तो राम ने मारा, तो राम के मारने की जो क्रिया हुई उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा। अतः रावण क्या हो जाएगा, कर्म। अकर्म का चिन्ह क्या है, को। अब रावण क्या हो गया, कर्म बन गया, रावण कर्म हो गया। क्लियर। अब आगे देखिए, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। एक मिनट, इसमें एक पद मैं और बढ़ा देता हूं। चलिए अब देखिए, यहां पर मारा क्रिया है, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा, कर्म बन गया को। अब सवाल आता है किससे मारा, मारने का साधन क्या था। तो कर्ता क्रिया का व्यापार जिस साधन से करता है उसको करण कहते हैं। करण का चिन्ह क्या है, से या द्वारा। अब यहां पर किससे मारे राम ने, बाण से। हमने यहां पर लगा दिया से, बाण से। ये भी पद बन गया। अब कौन सा पद बना, करण पद बना। किसने मारा, राम ने मारा, कर्ता हो गया। किसको मारा, रावण को मारा, ये कर्म हो गया। किससे मारा, बाण से मारा, ये करण हो गया। ये अब सारे पद बनते जा रहे हैं, ये करण बन गया, करण का पद है। क्यों मारा, राम ने रावण को क्यों मारा। अब मारने का जो उद्देश्य, क्रिया का उद्देश्य संप्रदान कहलाता है। कर्ता के द्वारा क्रिया का उद्देश्य संप्रदान होता है। तो क्यों मारा, लोकहित के लिए। अब ये भी क्या हो गया, संप्रदान हो गया। तब देखिए, मारा, राम ने मारा, रावण को मारा। कैसे मारा, बाण से मारा। क्यों मारा, लोकहित के लिए मारा। कहां मारा, कहां मारा। अब क्रिया जहां संपन्न होती है वह अधिकरण कहलाता है। क्रिया जहां संपन्न होती है वो अधिकरण कहलाता है। तो अधिकरण का चिन्ह क्या है, में या पर। अब यहां युद्ध में, ये क्या हो गया, अधिकरण। ठीक मित्रों। अब देखिए, यहां एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि क्यों संबंध कारक कारक नहीं है। ये सवाल पूछा जाता है, कारकों में कौन कारक नहीं है। तो कारकों में जो संबंध कारक होगा वो कारक नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि वाक्य की क्रिया का वाक्य के पदों से संबंध प्रकट करने वाला कारक होता है। यानी वाक्य में जितने पद हैं उनका संबंध क्रिया से जो प्रकट करेगा वो कारक है, और जो क्रिया से प्रकट नहीं करेगा वो कारक नहीं है। अब देखिए, यहां पर सवाल आता है, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। किससे मारा, बाण से मारा। क्यों मारा, लोकहित के लिए मारा। कहां मारा, युद्ध में मारा। किस युद्ध में, आएगा लंका के। ये संबंध है, क्या है गुरु, ये संबंध। अब ये देखिए, इस संबंध कारक का संबंध क्रिया से है कि युद्ध से है।
इस पद का संबंध क्रिया से है या युद्ध से है? इस पद का संबंध युद्ध से है। क्रिया से न होने के कारण संबंध कारक कारक नहीं होता। ठीक मित्रों, अब आपके सामने ये पद बन गया। अभी तक तो क्या था? राम रावण लंका युद्ध लोक हित बाण मारा। तो इन पदों का या इन शब्दों का क्रिया से कोई संबंध प्रकट नहीं हो रहा था। लेकिन ये जब चिन्ह लग गए तो ये चिन्ह किस रूप में क्रिया से मिले? क्योंकि राम कर्ता के रूप में क्रिया से मिला, रावण कर्म के रूप में क्रिया से मिला, युद्ध अधिकरण के रूप में क्रिया से मिला, लोकहित संप्रदान के रूप में क्रिया से मिला, बाण से ये करण के रूप में क्रिया से मिला। तो क्रिया से अब इनका संबंध जुड़ गया। चूंकि लंका का संबंध युद्ध से है, अतः यह संबंध कारक कारक नहीं होता। ठीक मित्रों, अब इसमें एक कारक का जिक्र हमने नहीं किया, अपादान का। तो इतना आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि कारक क्या है। कारक वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का वाक्य के अन्य पदों से संबंध प्रकट करने वाला कारक कहलाता है। एक कारक कितने होते हैं? गिन लो, 7 होते हैं। ठीक मित्रों, एक कारक 7 होते हैं। लेकिन परसर्ग कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये कौन कौन से? ये 8वां परसर्ग आपका मैं यहां लिख देता हूं, वो है विस्मयादि। विस्मयाद के जितने चिन्ह होते हैं, विस्मयाद कारक नहीं है, याद रखिएगा। कारक की संख्या सिर्फ 7 है, क्योंकि मैं उसका फंडामेंटल आपको दे दिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का वाक्य के अन्य पदों से संबंध प्रकट करने वाला कारक है। एक तो विस्मयादि बोधक, इनके जितने चिन्ह हैं वो अव्यय हैं, और अव्यय में लिंग वचन कारक का प्रयोग नहीं होता, इसलिए परसर्गों की संख्या 8 है, लेकिन कारकों की संख्या 7 है। ये परसर्गों में विस्मयाद बोधक के जितने परसर्ग आएंगे, जैसे हे, अरे, भो, वाह वाह, ये सारे के सारे जो परसर्ग आते हैं, ये परसर्ग विस्मयादि बोधक के चिन्ह होते हैं। इनको हम कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। कारकों की संख्या 7 ही होगी और परसर्गों की संख्या इनको मिला के 8 होती है। बहुत सी किताब है जिसमें 8 कारक बता रहे हैं। मेरे समझ में ये नहीं आता मेरे मित्रों कि कारक की परिभाषा ही पहले बता दें। कारक की परिभाषा को बता करके 8 कारक सिद्ध कर दे, मैं मान जाऊंगा। चाहे आधुनिक हिंदी का मानकीकरण लेकर के बैठे तो भी, या प्राचीन हिंदी के रूप को लेकर के बैठे तो भी, या संस्कृत को लेकर के बैठे तो भी, कारक की संख्या 7 ही आएगी, परसर्गों की संख्या 8 हो जाएगी, क्योंकि ये भी चिन्ह के रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे यहां से, के, लिए, से, का, के, की, ने, को, वैसे हे, अरे, भो, वाह, ये भी चिन्ह नहीं है, तो ये परसर्ग हैं, न कि कारक। मेरे बच्चों, जो भी आप लोग सुनो, जो भी किताब आप पढ़ेंगे, और अगर परीक्षा में कभी कारक पूछेगा तो 7 लगाइएगा, परसर्ग पूछेगा तो 8 लगाइएगा। अगर ये 7 का आंसर देने पर आपका आंसर गलत होगा तो जिम्मेदार मैं हूं। आप इससे निश्चिंत रहिएगा। जहां तक भी चलना होगा वहां तक मैं चलूंगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि कारक 7 होंगे और परसर्ग 8 होंगे। कुछ प्रश्न बनाने वाले तथा कथित हमारे बड़े विद्वान भाई लोग, पता ही नहीं है उनको कि कारक और परसर्ग में अंतर क्या है।
इस नाते मेरे मित्रों बोल्ड होकर के आप इस बात को रख सकते हैं कि कारक, पहले तो कारक की परिभाषा से सिद्ध कर दें कि 8 हैं कि 7 हैं। एक कारक की परिभाषा है, उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए बोलेगे कि नहीं मैं 7 ही हूं। परसर्ग में 8 आप कर सकते हो, कारक में 8 नहीं कर सकते। ठीक बच्चों, तो अब चलिए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। तो हमने देखा कि कारक हमारे पास कितने हैं, 7 हैं, राइट। और ये वाला जो समास है, ये समास किस पर आधारित है, कारक पर आधारित है। अब इन कारकों को आप देख लीजिए आराम से, क्लियर हुआ ये कारक। अब आते हैं हम अपने विषय पर। अब यहां सावधानी बरतिएगा मेरे बच्चों, सावधानी ये कि कर्ता कारक का तत्पुरुष समास नहीं होता, इनका समास नहीं होता। तो अब हमारे पास समास कितने बचे, अरे कारक कितने बचे, 6। इनकी संख्या कितनी है, 6। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये किसके भेद हैं, लुप्त कारक चिन्ह के। ठीक है, तो लुप्त कारक चिन्ह कितने हो गए, 6। अब हम यहां पर लिख सकते हैं कर्म तत्पुरुष, इसको मिटा देता हूं मैं, और कर्म तत्पुरुष ये अब हो जाएंगे करण तत्पुरुष, ये अब हो जाएंगे संप्रदान तत्पुरुष, ये हो जाएंगे अपादान तत्पुरुष, ये हो जाएंगे संबंध तत्पुरुष, ये हो जाएंगे अधिकरण तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समासों की संख्या कितनी हो गई, 6। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम, जो कर्म तत्पुरुष होगा उसको हम द्वितीया तत्पुरुष भी कहेंगे, द्वितीया तत्पुरुष। जो करण तत्पुरुष है इसको हम तृतीया तत्पुरुष कहेंगे। तृतीया तत्पुरुष। संबंध को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, पंचमी तत्पुरुष, संबंध को षष्ठी तत्पुरुष, और अधिकरण को सप्तमी तत्पुरुष। ये हिंदी से अगर बोलेंगे तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। संस्कृत में इनको द्वितीया, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाता है कि कर्म तत्पुरुष को और किस नाम से जानते हैं, तो कर्म तत्पुरुष को हम द्वितीया तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें लगने वाला चिन्ह कौन सा है, कर्म। कर्म संस्कृत में द्वितीया कहलाता है, कर्ता संस्कृत में प्रथमा कहलाता है, करण संस्कृत में तृतीया कहलाती है, संप्रदान संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति कहलाती है, अपादान संस्कृत में पंचमी विभक्ति कहलाती है, संबंध संस्कृत में षष्ठी विभक्ति कहलाती है, और अधिकरण संस्कृत में सप्तमी विभक्ति कहलाती है। उसके बाद संबोधन आ जाता है, विभक्ति नहीं है, संबोधन आ जाता है। वही संबोधन यहाँ विस्मयादिबोधक या संबंध या संबोधन परसर्ग की संख्या बढ़ाते हैं, कारक की संख्या नहीं बढ़ाते, अभी जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो अब ये तो हमारे सामने हो गए कि भैया 6 तत्पुरुष हैं और 6 तत्पुरुष के अपने नाम हैं, उनके नाम के कारण क्या हैं, उनके हैं परसर्गीय चिन्ह या कारक का प्रभाव।
अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कर्म तत्पुरुष कैसे जाने, कर्म तत्पुरुष क्या है? तो मेरे बच्चों, जब भी पदों के मध्य परसर्ग की प्रधानता हो तो तत्पुरुष होगा। कौन सा परसर्ग है, यदि इसकी हमें जानकारी है तो हम उसका नाम आराम से बोल देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हमने यहां पर लिख दिया गगन चुंबी। क्या लिखा मैं? गगन चुंबी। क्या इसका मीनिंग निकला? आकाश को चूमने वाला या गगन को चूमने वाला। अब देखिए मध्य में क्या आया? को। वाला में क्या आ गया? कर्ता। और गगन में क्या आ गया? कर्म। यहां पर बोला था ना कि पदों में अलग अलग कारक होते हैं। व्याकरण में क्या होते हैं? अलग अलग कारक होते हैं। यहां पर को लग गया, यहां पर वाला लग गया। वाला का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब प्रथमा। ठीक है ना? तो गगन को चूमने वाला, दोनों पदों के मध्य में किस परसर्ग की प्रधानता दिखी आपको? को की। अब को किसका चिन्ह है? कर्म का। तो हम कह सकते हैं कि यह कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें को आ रहा है। हमने यहां पर लिखा गो बधिक। इसका मीनिंग क्या हुआ? गो माने गाय, को बधिक मारने मारने वाला। अब देखिए गाय को मारने वाला, वाला ये कर्ता बना दिया। अब गाय क्या हो गई? कर्म हो गई। तो इनका कर्ता का ने यानी प्रथमा विभक्ति लग गई, इसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। दोनों की विभक्तियां अलग अलग है, पर प्रधानता किसकी है? उत्तर पद की। इस समास में किसकी प्रधानता होती है? उत्तर पद की, क्योंकि कर्ता यहां कर्ता प्रधान हो जाएगा, मारने वाला। अब वो मारने वाला गाय मार रहा है कि सुअर मार रहा है कि खरगोश मार रहा है कि शेर मार रहा है, वो मारे, तो कर्ता प्रधान हो गया यहां। लेकिन हमको क्या देखना है कि इसमें को परसर्ग किसका है? कर्म का है। कर्म का चिन्ह है को इसके साथ लग गया। तो इस पद में को परसर्ग की प्रधानता होने के कारण हम इसको क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष। इसमें केवल परसर्गों की प्रधानता है मित्र। परसर्ग अगर आप देखते जा रहे हैं तो आपको क्लियर होता जाएगा। समय के अनुसार, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना मैं चाह रहा हूं, इस नाते ये विराम यहां पर मैं रोक रहा हूं। कल हमें सारे के सारे तत्पुरुषों को क्लियर करके फिर हम लोग उसी क्रम से, इन्हें आप अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, इसको अपने कॉपी पर उतार लीजिएगा, और इसी क्रम से, जैसे आज हमने आपको सारा डिटेल दे दिया, तत्पुरुष समास का पूरा विवरण आपके सामने है। अब इनमें से ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। कर्मधारय क्लियर है, द्विगु भी क्लियर है। अब ये आपके सामने 7 बचे हैं, जिसमें कल हम आपको लुप्त कारक चिन्ह, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इनको क्लियर करेंगे। ये जो 6 के 6 हैं, ये 6 लोगों को
कल वाली क्लास में हम क्लियर कर देंगे। तदुपरांत एक या दो वीडियो और इनका बना करके इनका भी डिटेल और प्रश्न के साथ हम आपका अभ्यास भी यहाँ करा देंगे। आज की क्लास मेरे बच्चों यहीं पर मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं, ठीक है। तो इस नाते मैं आपकी सुविधा के लिए क्लास को यहाँ पर रोक रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास पसंद आ रही होगी और आप लोग इसका शेयर जरूर करते होंगे। ये मैं विश्वास करके बुढ़ापे में इतना चिल्ला रहा हूँ कि नहीं, मेरे बच्चे जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग जरूर करते होंगे। ये मेरा निवेदन है आपसे। इसी के साथ ये क्लास समाप्त। धन्यवाद बच्चों।